नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नीट की परीक्षा के घोटाले को समझना है तो आपको मई के महीने के पटना के अखबारों को पलटना चाहिए। आपको इतनी खबरें मिल जाएंगी कि फिर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आश्वासन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नीट में पेपर लीक नहीं हुआ है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको अंदाजा मिलेगा और आपको अपना सवाल भी जायज लगेगा कि इस तरह से न जाने कितने छात्र पैसे देकर डॉक्टर बन जाते होंगे और मेहनत करने वाले छात्रों का चांस हमेशा के लिए चला जाता होगा। और बिहार के अखबार भास्कर से लेकर प्रभात खबर तक में नीट परीक्षा को लेकर तमाम खबरें भरी पड़ी हैं। यह खबर भी छपी है कि जोधपुर एम्स का छात्र मुजफ्फरपुर में किसी और के बदले परीक्षा देता हुआ पकड़ा गया। और यह भी खबर छपी है कि माफियाओं ने प्रश्न पत्र जला दिए, पुलिस को जला हुआ हिस्सा मिला है। प्रश्न पत्र जला देने से जुड़ी तमाम खबरें छपी हैं। पटना के निजी अस्पताल में 3 डॉक्टरों ने मिलकर प्रश्न पत्र के जवाब लिखे हैं, यह भी खबर छपी है। यानी एक ऐसा नेटवर्क नजर आता है जिसमें वह भी शामिल था जो डॉक्टर बन चुका है, जो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है और जो डॉक्टर बनने के लिए MBBS में एडमिशन लेना चाहता है। इन खबरों को पलटकर कहीं से नहीं लगता कि नीट की परीक्षा में सॉल्वर बनने या प्रश्न पत्रों के जले हुए टुकड़े का मिलना साधारण मामला है। बिहार पुलिस की जांच नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का इशारा कर रही है। नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शुरू से ही पेपर लीक से इनकार करती रही है, आज भी करती है। सवाल है कि समय पर जले हुए प्रश्न पत्रों की फोरेंसिक जांच हुई, ओरिजिनल प्रश्न पत्रों से इसका मिलान हुआ। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नीट परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। शिक्षा मंत्री कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है। क्या परीक्षा की पवित्रता का पैमाना सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री के लिए अलग अलग है? जब परीक्षा की पवित्रता ही नहीं बची है तब फिर पेपर लीक नहीं हुआ है, उसके बदले चीटिंग हुई है, इन बातों का क्या मतलब? पटना पुलिस की जांच हवा में नहीं लगती। अक्टूबर 2023 में बिहार में भी सिपाही भर्ती परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। पुलिस उस मामले में सरगना की तलाश कर रही थी, जांच में लगी हुई थी। उसी के कारण पटना पुलिस के हाथ नीट का नेटवर्क भी लग गया। यह टाइम्स ऑफ स्वराज चैनल है। यूट्यूबर और पत्रकार संतोष सिंह की टीम ने 24 मार्च को विजेंद्र गुप्ता नाम के एक आदमी से बात की। यह व्यक्ति प्रश्न पत्र लीक मामले में कई बार जेल जा चुका है। इसने अपना चेहरा ढका हुआ है। यह व्यक्ति किसी विशाल चौरसिया का नाम ले रहा है जो उस वक्त ओडिशा की जेल में था, इस समय बिहार की जेल में है। विशाल चौरसिया भी प्रश्न पत्र लीक के कई मामलों में जेल में है, लेकिन टाइम्स ऑफ स्वराज यूट्यूब चैनल से बात करते हुए विजेंद्र गुप्ता खुद को निर्दोष बताने का प्रयास कर रहा था, मगर यह भी बता रहा था कि उसे पता है कि विशाल चौरसिया कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की लीक की तैयारी में लगा है। पुलिस ने विजेंद्र गुप्ता को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। इस इंटरव्यू में विजेंद्र गुप्ता कह रहा है कि नीट की परीक्षा करने वाली संस्था ध्यान दे कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रहकर पेपर लीक कर देगा। यह व्यक्ति तो इसकी भी बात कर रहा है कि नीट परीक्षा का पेपर कहां छपने वाला है। अगर मेरे इस बातों को अगर मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप रखते हैं तो मैं अभी भी बता रहा हूं कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियां जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा इस बार। टाइम्स ऑफ स्वराज ने मार्च में वीडियो डाला था। इसी वीडियो को 2 मई के दिन डॉक्टर विवेक पांडे अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं और लोगों को सतर्क करते हैं कि नीट परीक्षा को लेकर पेपर लीक हो सकता है। डॉक्टर विवेक पांडे और अन्य छात्रों ने ही मिलकर 1 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी,
जिस पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। टाइम्स ऑफ स्वराज के पत्रकार संतोष सिंह अपने इस वीडियो में बता रहे हैं कि बिहार में नीट पेपर लीक का जो मामला चल रहा है उसमें अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। जैसे पटना से पहले रांची में नीट मामले में गिरफ्तारी हुई थी, उसी के बाद पटना, गोपालगंज और पूर्णिया में गिरफ्तारी होती है। बिहार में सिपाही बहाली की परीक्षा हुई थी अक्टूबर में, और उस दौरान भी प्रश्न पत्र लीक होने का मामला प्रकाश आया था। हालांकि जिस तरीके से नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को स्वीकार नहीं कर रहे, ठीक उसी तरीके से सिपाही बहाली के लिए जो बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड के चेयरमैन भी प्रश्न पत्र लीक मामले को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी कह सकते हैं अनुसंधान के बाद आखिरकार माना गया कि भाई नहीं, प्रश्न पत्र लीक था और परीक्षाएं रद्द हुई। उस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने विशाल चौरसिया को गिरफ्तार किया था, जो इससे पहले कई परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में वो गिरफ्तार हो चुके थे। उनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया था, विजेंद्र गुप्ता, जिस पर भी कई मामले दर्ज थे प्रश्न पत्र लीक मामले के। हालांकि ये जो खबरें आई थी आर्थिक अपराध इकाई के पदाधिकारियों के हवाले से खबर आई थी कि विजेंद्र गुप्ता भी इस खेल में शामिल है। विजेंद्र गुप्ता के नाम जैसे ही मीडिया में हम लोगों ने चलानी शुरू की, विजेंद्र गुप्ता हम लोगों के संपर्क में आया और फिर हमसे बात की और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने दिया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम इस मामले में तो नहीं हैं, लेकिन संतोष जी जिस स्तर की तैयारी विशाल चौरसिया ने कर रखा है, वो जेल में भले ही रहे लेकिन नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होगा ये तय है। क्योंकि जिस एजेंसी को ये काम दिया जाएगा, कोई भी एजेंसी हो, दर्जनों ऐसे एजेंसी हैं जिसका विशाल चौरसिया से बहुत ही बेहतर रिश्ता है और जिसके माध्यम से ये प्रश्न पत्र लीक कराएगा ही कराएगा। क्योंकि बड़े स्तर पर उगाही का काम, छात्रों से मिलना, छात्रों से पैसा लेना, कैसे कहाँ प्रश्न पत्र कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, सेंटर कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सारी तैयारी शुरू है। इसलिए नीट के अधिकारियों तक ये खबर मेरी जरूर पहुंचाइए कि अगर नीट की परीक्षा सही कराना हो तो आप इन बिंदुओं पर ध्यान। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है कि कहाँ कौन सा प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के सहारे नीट का प्रश्न पत्र लीक होता है, और उस पर कहिए कार्रवाई करने के लिए। और ये खबर हमने 24 मार्च को चलाई थी, समझ जाइए। लेकिन किसी अधिकारियों ने इस पर अमल करना तो दूर, नोटिस तक नहीं लिया। हमारा कहना है कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को क्लीन चिट देने में जल्दी कर दी? आखिर एनटीए ने बिहार पुलिस की मदद क्यों नहीं की? इस मामले में तो तेजी दिखानी चाहिए थी। इस देरी के कारण किन लोगों को लाभ मिल गया होगा? बिहार से लेकर गुजरात और दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार क्यों नहीं किया गया? बिहार पुलिस ने अब तक 13 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है, इसमें डॉक्टर भी शामिल है। 12 मई को दैनिक भास्कर में यह खबर छपी है कि एनटीए ने बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा के सवालों के जवाब नहीं दिए। इस कारण नीट पेपर लीक मामले की जांच रुक गई है। ईओयू ने एनटीए से 11 अभ्यर्थियों के डिटेल मांगे थे, जिनके रोल कोड परीक्षा माफियाओं के पास से मिले थे। परीक्षा माफियाओं के पास से ही जले हुए प्रश्न पत्र भी मिले। भास्कर ने लिखा है कि बिहार पुलिस ने एनटीए को रिमाइंडर भेजा और कहा कि अगर रिमाइंडर के बाद भी जवाब नहीं आता है तो ईओयू न्यायालय जाएगी और एनटीए को नोटिस भेजेगी। इससे पहले 7 जून को भास्कर में खबर छपी है कि ईओयू ने एनटीए से ओरिजिनल प्रश्न पत्र मांगे हैं, लेकिन नहीं दिया गया। सवाल है कि एनटीए जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही थी। 15 जून को बिहार पुलिस के एडीजीपी ईओयू एनएच खान ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उन्हें एनटीए से अब जाकर जवाब हासिल हुए हैं। 15 जून को रिजल्ट आना था, 14 जून को रिजल्ट आया, 4 जून को। इस बीच मां बाप और छात्रों ने हंगामा किया, तब जाकर लगता है एनटीए ने बिहार पुलिस के सवालों का जवाब दिया। ईओयू ने उसके बाद कुछ फॉलो अप सवाल एनटीए को भेजे। ध्यान रहे, तब तक नीट को लेकर हंगामा बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। यह देरी क्यों हुई? क्यों नहीं समय पर एनटीए ने बिहार पुलिस को जवाब दिया? एडीजीपी ने आश्वासन दिया है कि एनटीए की भी जवाबदेही तय की जाएगी।
इसके बाद भी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए को विश्वसनीय बताते हैं, क्लीन चिट देते हैं, कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ। किस आधार पर शिक्षा मंत्री एनटीए को क्लीन चिट बांट रहे थे? बिहार में 5 मई को ही यह मामला सामने आ गया था। अगर मां बाप ने अपनी तरफ से हंगामा नहीं किया होता तो क्या मंत्रालय या एनटीए ने इतनी भी पहल की होती? आर्थिक अपराध शाखा ईओयू ने एसपी रैंक के आईपीएस अफसर मदन कुमार आनंद के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। ईओयू ने एक संगठित गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे एडमिट कार्ड, पोस्ट डेटेड चेक और सर्टिफिकेट वगैरह जब्त हुए हैं। उस समय भी एनटीए ने पेपर लीक के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था, आज भी खारिज करता है। पोस्ट डेटेड चेक की बरामदगी से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अभ्यर्थियों द्वारा संगठित गैंग को पैसा दिया गया होगा। बिहार और गुजरात की गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया है। अपने ट्वीट में लिखा है, अगर मोदी सरकार के मुताबिक नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो ये गिरफ्तारियां क्यों हुई? इससे क्या निष्कर्ष निकला? क्या मोदी सरकार देश की जनता की आंखों में पहले धूल झोंक रही थी या अब? एक दुर्भाग्य ये भी है कि रेल मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो और भगवान के अवतार खुद हो प्रधानमंत्री, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। जवाबदेही का जो एक संस्कृति थी इस देश में, वो लाल बहादुर शास्त्री जी की हो, वो माधवराव जी सिंधिया की हो, वो संस्कृति अब आपको बिल्कुल नहीं दिखती। चलिए इस्तीफा आप नहीं दे रहे, यूपीए के शासनकाल में सिर्फ आरोप लगते थे, बाद में झूठे भी साबित हो गए। आरोप लगते थे और इस्तीफा हो जाता था, जवाबदेही थी। आज वो मंत्री मुस्कुराते हुए आरोप हम पर सब पर लगाता है, इस देश के नागरिकों पर लगाता है कि ये मोटिवेटेड प्रोटेस्ट हो रहा है। थोड़े दिनों में देश विरोधी भी हो जाएंगे ये बच्चे, देख लीजिएगा, इनको राष्ट्र विरोधी कह दिया जाएगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आत्महत्याएं हो रही हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, और मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है। कहां है वो जवाबदेही की संस्कृति? वेयर इज दैट कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी which we saw in the past, even in the UPA era? I am not going to Mr. Lal Bahadur Shastri and Mr. Madhavrao Sindhya ji. Even in the UPA era we saw this. Just an accusation and people would resign. Later, of course, those accusations were proved wrong. Yet there were resignations, there was accountability, there was a respect for public opinion, there was respect for the media. अब वो कहां है सम्मान मीडिया का? वो सम्मान कहां है उन लोगों का जो सवाल पूछते? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि वे किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, लेकिन क्या इतना कहना काफी है? उन्हें बताना चाहिए कि 14 जून को रिजल्ट आना था, 4 जून को ही क्यों आया, जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे। एनटीए का जन्म इसलिए हुआ ताकि केंद्रीय परीक्षाओं में किसी प्रकार की धांधली ना हो। उस समय प्री मेडिकल से लेकर तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे थे। नवंबर 2017 में एनटीए के गठन की घोषणा होती है। इस संस्था की कार्यक्षमता पर भी अलग से बहस होनी चाहिए। देखना चाहिए कि सरकार ने इसे कितना सक्षम बनाया है, मानव संसाधन दिया है, इसमें कितने अफसर और कर्मचारी काम करते हैं। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए की साख की बात करते हैं। हम कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहते हैं। यह खबर आप देखिए, पिछले साल की है। 2023 में एनटीए ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा कराई, जिसे आप सीयूईटी के नाम से जानते हैं। इस कारण दिल्ली विश्वविद्यालय का स्नातक का सत्र 16 अगस्त को शुरू नहीं हो सका, सत्र देरी से शुरू हुआ। यही नहीं, उस साल 15 मई को परीक्षा होने वाली थी। एनटीए ने अज्ञात कारणों से परीक्षा अचानक रद्द कर दी और 29 मई को परीक्षा कराने की घोषणा की। इसके नतीजे भी काफी देरी से आए। अब यह खबर पिछले महीने की है, इसी साल की। एनटीए कानपुर में सीयूईटी की परीक्षा करा रहा था, गलत पेपर बट गया। हिंदी माध्यम के छात्रों को
अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न पत्र दे दिए गए। 200 से अधिक छात्र प्रभावित हुए। इसके लिए परीक्षा फिर से आयोजित कराए जाने की खबर छपी है। हम इन बातों को कितने हल्के में लेते हैं। सत्र लेट हो गया, कोई बात नहीं। पेपर गलत बढ़ गया, कोई बात नहीं। हमने यह उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप भी जान सकें कि एनटीए कितनी विश्वसनीय संस्था है। खैर, मूल सवाल यह है कि जब नीट पेपर लीक के मामलों को लेकर कई राज्यों में पुलिस की जांच चल रही है, तो क्या काउंसलिंग की इजाजत दी जा सकती है? क्या माना जा सकता है कि परीक्षा की पवित्रता भंग नहीं हुई है? एक और उदाहरण देना चाहूंगा और यह बहुत जरूरी है। 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का प्रश्न पत्र लीक हो गया। तब नीट नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने तब भी कहा परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है, लेकिन कोर्ट ने उस साल एक और बात कही, यह कहते हुए कि अगर एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो उस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, और कोर्ट ने उस साल परीक्षा रद्द कर दी। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि इस बार एक भी छात्र फर्जी तरीके से डॉक्टर नहीं बनने जा रहा है? 2015 में सीबीएसई की तरफ से पेश हो रहे भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने साफ साफ कह दिया दोबारा परीक्षा नहीं करा सकते। 44 छात्र पकड़े गए हैं। इस वजह से 6 लाख से अधिक छात्रों को दोबारा परीक्षा के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्या कमाल की दलील थी। 5 जून 2015 को रिजल्ट निकलने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी। उस साल एक और घटना होती है जो इस बार के लिए जरूरी है। रोहतक पुलिस पेपर लीक मामले की जांच कर रही थी। 300 से अधिक छात्रों पर शक था। हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि सभी संदिग्ध छात्रों का पता लगाना मुश्किल है। यानी संदेह तो है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए सवालों के जवाब दिए गए होंगे, मगर कितने छात्रों ने इसका फायदा उठाया, उन सभी को पकड़ना मुश्किल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी और सीबीएसई को उस साल दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। पैसे लेकर डॉक्टर बनाने का खेल तभी रुक जाना चाहिए था, मगर आज तक जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को क्या चारों राज्यों की पुलिस ने लिख कर दिया है? जब पुलिस की जांच चल रही है तब उन्होंने कैसे कह दिया पेपर लीक नहीं हुआ? क्या सॉल्वर का पकड़ा जाना पेपर लीक नहीं है? हम किस आधार पर कह सकते हैं कि जो किसी के बदले परीक्षा देने गया है उसे पहले से प्रश्न पत्रों की जानकारी नहीं होगी? क्या उसे चीटिंग मान लेना सॉल्वर के अपराध को कम करना नहीं है? परीक्षा दर परीक्षा सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब है आज तक व्यापम जारी है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को इसी तरह नकार दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं उनकी सरकार ने परीक्षा में चोरी रोकने को लेकर सख्त कानून बनाए। ठीक बात है, लेकिन इसके बाद भी तो यह सब हो रहा है। इस कानून के बाद भी यूपी में सिपाही भर्ती की परीक्षा हो रही थी, पेपर लीक हुआ, 50 लाख छात्र प्रभावित हुए, उनका साल बर्बाद हो गया। एनटीए पर आरोप है और एनटीए ही जांच खुद कर रही है, खुद को क्लीन चिट दे रही है। ऐसे वक्त में ईडी, आईटी, सीबीआई कहां चली गई? क्या ये संस्थाएं विपक्षी नेताओं के घर से अभी तक नहीं लौटी हैं? यह मई के महीने की खबर है। दैनिक भास्कर में छपी है कि दिल्ली में 4 सॉल्वर पकड़े गए। इनमें से 2 एमबीबीएस के छात्र हैं जो किसी छात्र से 25 से 30 लाख रुपया लेकर परीक्षा में बैठ रहे हैं। बायोमेट्रिक से पहचान नहीं हुई तो पकड़े गए। भास्कर लिखता है कि सुमित मंडोलिया, कृष्ण केसरवानी की गिरफ्तारी के साथ साथ नोएडा के एक होटल से प्रभात कुमार, किशोरी लाल को पकड़ा जाता है। प्रभात पटना में कोचिंग चलाता है। याद रहे, पटना में भी इस मामले की जांच चल रही थी, हमने पहले बताया। यानी दिल्ली और पटना के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ही। 5 मई को नीट की परीक्षा हुई। उसी समय गुजरात के गोधरा में भी पैसे लेकर पास कराने का मामला पकड़ा गया। गोधरा के गांव के एक स्कूल में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। इन पर आरोप है कि ये लोग 10-10 लाख रुपए लेकर 27 छात्रों को नीट की परीक्षा पास करा रहे थे, यानी उन्हें डॉक्टर बना रहे थे।
2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक भी डॉक्टर फर्जी बनता है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। यहां 27 छात्र पैसे देकर डॉक्टर बन रहे थे। इन छात्रों के भी डिटेल काफी कम है, यानी क्या ये डॉक्टर फैमिली से आते हैं, किस तरह के परिवार से आते हैं कि इतना पैसा रिश्वत देकर प्रश्न पत्र खरीद लेते हैं। गोधरा मामले में 9 मई को एफआईआर होती है। अगर रिजल्ट आने के बाद छात्र और उनके माता पिता हंगामा नहीं करते तो धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और गोधरा को लेकर आपके सामने इतनी व्यापक रिपोर्टिंग नहीं होती। जब परीक्षा के तुरंत बाद पटना, दिल्ली और गुजरात से धांधली की खबरें आने लगी तब मंत्री को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। तब से लाखों माता पिता इस आशंका में जिए जा रहे हैं कि उनका बच्चा पढ़ता रह गया और कोई 10 लाख 50 लाख देकर अपने बच्चे को डॉक्टर बना गया। हम नहीं जानते और न इतनी आसानी से आश्वस्त होने वाले हैं कि इस तरह की घटना गोधरा के बाहर कहीं और नहीं हुई होगी। पुलिस अधीक्षक हिमांशु सोलंकी ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में तुषार भट्ट, स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, वडोदरा स्थित शिक्षा सलाहकार परशुराम राय, उनके सहयोगी विभोर आनंद और एक बिचौलिया आरिफ बोहरा भी शामिल है। द हिंदू अखबार में छपा है कि पुलिस के अनुसार 4 छात्रों ने कोचिंग सेंटर को 66 लाख रुपए दिए। 3 अन्य छात्रों ने ब्लैंक चेक ही दे दिए। अब बताइए, पुलिस कह रही है वडोदरा के शिक्षा सलाहकार रॉय के कमरे से 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक मिले। एफआईआर में कहा गया है कि जब उन्होंने उसके मोबाइल फोन की जांच की तो 16 उम्मीदवारों की सूची मिली जिसमें उनके नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र रॉय द्वारा उसके व्हाट्सएप नंबर पर भेजे गए थे। आखिर छात्रों को पसंद का सेंटर कैसे मिला? गोधरा के गांव में नीट का सेंटर दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की वडोदरा से अदिति राजा की खबर के अनुसार झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से छात्र इस सेंटर पर परीक्षा देने आते हैं, हजार किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय कर। मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि यह जांच का विषय होना चाहिए कि इतनी दूरी से ये 16 छात्र गोधरा के इस केंद्र पर परीक्षा देने कैसे आ गए। उन्हें कैसे पता कि वहां पैसे देकर पास हुआ जा सकता है? इनमें से कितने छात्र पास हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल है अलग अलग राज्यों के छात्रों को गोधरा का सेंटर कैसे मिला? कोई भी जब फॉर्म भरता है उसकी कोशिश रहती है पास का सेंटर मिले, लेकिन कोई खुद से इतनी दूर के सेंटर का चयन क्यों करेगा? एनटीए ने कहा है कि 1563 छात्रों के लिए अलग से परीक्षा कराते हैं जिन्हें ग्रेस मार्क दिए गए थे। जाहिर है ग्रेस मार्क्स देने में गड़बड़ी हुई होगी, इसलिए दोबारा परीक्षा हो रही है। छात्रों का कहना है कि यह मामला केवल ग्रेस मार्क्स का नहीं है। एक साल में रैंकिंग में इतनी उछाल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने से नहीं आ सकती। जिस नंबर पर आप 7000 रैंक लाते हैं उसी नंबर पर अगले साल आपकी रैंक 27000 हो जाती है। मामला बहुत ज्यादा संदेहास्पद है। छात्रों को इन सवालों के ठोस जवाब नहीं मिल रहे। क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धर्मेंद्र प्रधान की बातों से आश्वस्त हो गया है? अगर हो गया है तो यह संगठन प्रदर्शन क्यों कर रहा था? क्यों मंत्री को ज्ञापन देने गया? मंत्री एबीवीपी के ज्ञापन देने की बात को तुरंत रीट्वीट करते हैं। क्या ये लोग भी भ्रमित हैं, गलत मांग उठा रहे हैं? एबीवीपी ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है मगर दोबारा परीक्षा की मांग नहीं की। क्यों नहीं की? उधर इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस का छात्र संगठन आंदोलनरत है। एनएसयूआई का कहना है कि गोधरा और बिहार में गिरफ्तारी से साफ है मास स्तर पर, व्यापक स्तर पर पेपर लीक हुआ है, स्कैम हुआ है, इसलिए दोबारा परीक्षा हो। एनएसयूआई ने दिल्ली में एक मशाल जुलूस भी निकाला। इस देश में नीट ही नहीं तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक का गैंग सक्रिय है। आप यूपी के ही अखबार निकाल कर देखिए, हरियाणा के अखबार देख लीजिए, कितनी परीक्षाओं में सॉल्वर गैंग के पकड़े जाने की खबरें मिलेंगी। हम नहीं जानते आज पैसे देकर, पेपर लीक कराकर, सॉल्वर भेजकर कितने लोग डॉक्टर बन गए, आपका इलाज कर रहे हैं। आज देश में एक भी जांच एजेंसी ऐसी नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके कि ऐसे मामलों की तह तक पहुंचेगी और सारा नेटवर्क ध्वस्त करेगी। भारत में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के इतने मामले हैं
कि एक बार आप कवर करने निकले तो अगले 20 साल तक घर नहीं लौट पाएंगे। इसी वक्त जब नीट का मामला सामने आया है, इन परीक्षाओं के सताए हुए लाखों छात्रों को फिर से उम्मीद जगी है कि मीडिया उनकी भी बात करेगा। मेरा इनबॉक्स भर गया है। मुझे पता है कि मैं उनके मसलों को कवर नहीं कर सकता क्योंकि यह मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन उन्हें साफ साफ मना करने के बाद भी अच्छा नहीं लगता। छात्रों के जीवन के साथ जिस स्तर पर खिलवाड़ हुआ है, अच्छा है, बहुत अच्छा है कि इस देश में चुनाव पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पर नहीं होते, मंदिर और एंटी मुस्लिम मुद्दे पर होते हैं। उनके माँ बाप बहुत प्रसन्न रहते हैं इन मुद्दों से, वरना यह एक ऐसा वास्तविक मुद्दा है जिसे कोई भी राजनीतिक दल संभाल नहीं पाएगा। बल्कि मंदिर और एंटी मुस्लिम मुद्दों के कारण ही आज 10 साल हो गए इस मुद्दे को कवर करते हुए, लेकिन भारत के नौजवानों को विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था नहीं ही मिली, कहीं भी नहीं। मुझे पता है कि इसके बाद भी इनके माँ बाप सांप्रदायिक मुद्दों में ही, एंटी मुस्लिम मुद्दों में ही राष्ट्र की सुरक्षा, स्थिरता और गौरव खोजते रहेंगे। जिस देश में व्यापक घोटाला हुआ और उस घोटाले को भी मैनेज कर लिया गया, उस देश के शिक्षा मंत्री अगर आश्वस्त कर रहे हैं कि नीट में घोटाला नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, तो आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ भी होगा तो नतीजा क्या होगा। 2019 में भी नीट के मामले में सीबीआई की जांच चल रही है, जांच ही चल रही है। भारत की जवानी ऐसी जवानी है जिसकी कोई कहानी नहीं। कहानी होती तो आज लाखों छात्र इस मोड़ पर बेबस खड़े नजर नहीं आते। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।